करता बीज वक्तव्य देने वाले मेरे प्रिय कवि साथी पारिवारिक मित्र प्रोफेसर अरुण कमल जी जा चुकी, प्राचार्य अंजू श्रीवास्तव, मेरे पूर्व वक्ता भाई सुधीर रंजन सिंह, जो स्वयं छात्र रहे हैं नामवर जी के, करीब रहे हैं, सभागार में बैठे हुए तमाम मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि जीवन भर खड़ा होकर बोलने का आनंद लिया और खड़ा होकर बोलना ही अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं बैठकर बोल रहा हूँ और बैठकर बोलने में गति नहीं आती है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मैं अस्वस्थ था, इधर मैं 5-10 मिनट से अधिक खड़ा नहीं रह पाता हूँ, पैर में तकलीफ है, इसलिए मैं बैठकर बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। विमलेंदु तीर्थंकर मेरे अनुज हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में सब भाई ही होते हैं, तो भाई हैं। ये बुलाते तो शायद मैं आता नहीं क्योंकि भाई भतीजावाद का आरोप लगता, और मुझे जाना था केरल कोचीन से लगभग 1 हफ्ता का आमंत्रण था। इस जाड़े के मौसम में साउथ में रहना बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था नीलम सिंह ने, और नीलम सिंह ने पहली बार मुझे आमंत्रित किया था, और वो मेरी सेवा में, मेरी देखरेख में इतनी तत्पर हैं दोनों पति पत्नी शैलेश और नीलम, कि मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था। मैंने दक्षिण की अपनी यात्रा स्थगित कर दी, जहाँ जाना इस जाड़े में बहुत अच्छा लगता, और 1 हफ्ता गुजारता, तो मैं नीलम सिंह के आमंत्रण पर आया। विमलेंदु तीर्थंकर ने फोन मुझे नहीं किया, ये अच्छा किया। कल फोन किया था कि आप जरा त्रिपाठी जी से कहिए, तो मैंने उनसे कहा कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं, या फोन उठ रहा है कट जा रहा है, कोई बात होगी, उनकी आशा मत कीजिए वो आएंगे कि नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। और मैंने कहा कि अरुण कमल जी सिर्फ कवि नहीं है, वो प्रोफेसर हैं और वो आलोचक हैं, और नई कविता में जैसे अज्ञेय और मुक्तिबोध के गद्य का महत्व है, साहित्य को समझने के लिए इन दोनों ने आलोचकों से भी अधिक दृष्टि दी है और जमीन तैयार की है। तो हमारे समय में मुझे लगता है, आप लोग कह सकते हैं कि हम दोनों पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं, वो मेरे सीनियर रहे हैं, पड़ोस में रहे हैं, इस कारण कह रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। इनका गद्य और इनकी आलोचना और इनका जब मैं भाषण सुनता हूँ समृद्ध होता हूँ, और अंग्रेजी अध्यापक हैं तो देसी और विदेशी ये सब संदर्भ उसमें होते हैं। तो मैंने विमलेंदु से कहा कि त्रिपाठी जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वो घबराया हुआ था कि एक ही आदमी है, 2 आदमी के बोलने का। हमने कहा कि अरुण कमल जी हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, और नामवर जी को नज़दीक से और किताबों से
वो ठीक से जानते हैं और उनकी ठीक ठीक व्याख्या करेंगे। तो अरुण कमल जी के व्याख्यान को सुनने के बाद एक गंभीर वातावरण बना है और ये संगोष्ठी अच्छी चलेगी, ये उम्मीद की जाती है। सुधीर रंजन सिंह छात्र रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये कुजात नामोरवादी है। उनको जब से मैं जानता हूँ, जब से परिचय हुआ है, तो ये कुजात नामोर जी से प्रेम भी है और कुजात नामोरवादी का की प्रकृति भी है इनसे। इनको भी सुना हमने। एक फोटो कई बार वायरल होता है सोशल मीडिया पर, नामवर सिंह है उसमें, उस फोटो में मैं हूँ, रामेश्वर राय हैं, अनामिका हैं, इलाहाबाद वाले प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हैं जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, वो हिंदू कॉलेज का, और 2016 का है। नामवर जी आए थे, दुबले हो गए थे, 2019 में तो नहीं रहे वो। तो वो फोटो, उसमें नामवर जी ने मुझे बुला करके पास बिठाया, तो उनके बगल में मैं हूँ, और वो फोटो घूमता है सोशल मीडिया पर। हिंदू कॉलेज में वो आए थे। नामवर जी से जीवन के कई प्रसंग हैं और उन प्रसंगों पर लिखा जाएगा तो नामवर जी की कई रुचियां सामने आएंगी। जैसे एक चीज मैं बताऊं कि एक बार उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने आना था, रिफ्रेशर कोर्स में 2 बजे से। तो मैं अध्यक्ष था, कन्वेनर अनिल राय थे, अध्यक्ष ही बनाता है कन्वेनर, तो अनिल राय जो अभिभावक प्रोफेसर हैं। नामवर जी का फोन आया 10 बजे, गुरुश्वर जी आज आपके यहाँ आना है, तो 2 बजे से, तो भोजन कहाँ होगा? तो मैंने कहा कि भोजन तो आप आ जाइए 1 बजे, वहाँ जहाँ रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है प्रतिभागियों के लिए और वक्ताओं के लिए भोजन तो बनता ही है। तो उन्होंने कहा कि अरे वहाँ मिर्च मसाला बहुत डालेगा सब। तो मैंने कहा कि सर भोजन तो मेरे यहाँ भी हो सकता है, बगल में मेरा घर है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति में बिहारी लोग दही चूड़ा गुड़ खाते हैं, तिलकुट खाते हैं। तो आपके लिए भोजन बनाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं दही चूड़ा खाऊंगा। तो वो आए, नहीं, उन्होंने कहा कि आप तो दही चूड़ा, मैंने पूछा कि आप तो दही चूड़ा नहीं खाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा पुरबिया होगा जो दही चूड़ा नहीं खाता होगा। वो आए, खाया और एक बार और मांग कर खाया। मेरी पत्नी से कहा कि बहुत थोड़ा और दो, बहुत बढ़िया दही है और इतने दिनों बाद बासमती का चूड़ा और बढ़िया दही, और ये गुड़ कहाँ से मंगाया है? तो गुड़ भी पटना से, बिहार से आया था, तिलकुट गया का था। उन्होंने खाया और परम संतुष्ट। ये एक बड़ा सरल रूप भी उनका हमारे सामने है, और कई रूप हैं, जैसा कि कहा उन्होंने कि कई बार डांटा होगा। नामवर जी की आलोचना और उनके आलोचक व्यक्तित्व पर जब ध्यान जाता है तो मुझे उन्हीं के किसी लेख में उद्धृत एक शेर याद आता है, और शेर है वो शायद जिगर मुरादाबादी का, मैंने खोजा तो, मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है बुद्धि उसको उलझाता हूं मैं। कहानी नई कहानी में किसी लेख की शुरुआत करते हुए ये
इसका एक हिस्सा अंतिम वाला उन्होंने दिया है। फिर मैंने खोजा तो ये मिला, वो शेर मिला, दो लाइनें मिली। मैं सोचने लगा कि आखिर कहानी की व्याख्या करते हुए नामवर सिंह शेर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान दें कि जो सुलझ जाती है बुद्धि उसको उलझाता हूं मैं। ये जिंदगी और प्रेम की जो उलझन है उसके संबंध में है, और जीवन की जो पेचीदगी है उसके बारे में है विषय। यानी कोई समझ ले कि ये चीज जिंदगी की पेचीदगी सुलझ गई है और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी समस्या का हल हो गया है, तो ऐसा होता नहीं है, दूसरी पेचीदगी पैदा होती है। और यह भी है कि शायरी, कविता जिसको हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चों को अर्थ समझाते हैं, तो अर्थ समझा दिया तो हम मान लें कि हमने अपना काम कर दिया। वो कविता हमने समझा दी और कविता समझ ली गई। मैंने इससे अर्थ निकाला कि आलोचक क्या करता है, कविता को समझाता है, लेकिन आगे पाठक को सोचने समझने के लिए बने एक बुद्धि को वो खोलता है और अंत करते हुए एक दूसरी गुत्थी, दूसरी गांठ कहें आप, एक दूसरी गांठ लगा देता है, गिरह लगा देता है। जैसे नामवर सिंह अपने आलोचक व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हो, कि आलोचक का काम क्या है, सीधे सीधे कविता का अर्थ, उस कवि की व्याख्या और पाठक की समझ में आ जाए और खेल खत्म। आलोचना का काम नहीं है यह। नामवर सिंह को जहाँ तक मैंने समझा है कि अच्छी आलोचना ये वो है जो कविता या साहित्य की उलझन को, गांठ को खोले, रहस्य को हमारे सामने प्रकट करे और पाठक को फिर आगे सोचने के लिए एक गांठ लगा दे। इस गांठ को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, आयरनी कहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कहिए, एम्बिग्विटी कहिए। तो ये नामवर जी के आलोचक व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत अच्छा है। आप रामविलास शर्मा पर पढ़े हुए उनके दो लेख याद करें। एक है केवल जलती मशाल। कोई दूसरी मशाल नहीं है जो आलोचना में जल रही हो, एक मशाल निराला की पंक्ति लेकर और रामविलास शर्मा के महत्व को स्थापित किया। और कुछ ही वर्षों बाद इतिहास की 100 साधना लिखकर रामविलास शर्मा को क्या नहीं कहा, ऋषि मुनि तक उन्हें कह दिया। साहित्य साधना नामक जो उनकी किताब है उसका भी मजाक उड़ाया, और जो वेद वगैरह पर लिखा है और जो ये साधना को जोड़ा कि जो साधना साधु महात्मा लोग करते हैं, तो ये दो ध्रुवांत मिलेंगे आपको नामवर जी। और नामवर जी के आकर्षण का एक मुख्य कारण यह भी है कि वह जिसकी प्रशंसा कर चुके हैं उसकी आलोचना भी करते हैं, और जो एक दिन पहले
जो जो बातें कही थी उसके विपरीत भी जोड़ते हैं। मुझे याद है कि रामचंद्र शुक्ल पर जन्म शताब्दी वर्ष में 1984 पटना में गोष्ठी थी। एक तो पटना विश्वविद्यालय में 2 दिनों की गोष्ठी थी, बाहर भी एक गोष्ठी हुई थी। बाहर वाली गोष्ठी में नामोर जी ने रामचंद्र शुक्ल को वैज्ञानिक चेतना और तार्किक आलोचना लिखने वाला, हिंदी का एक तरह से क्रांतिकारी आलोचक और क्रांतिकारी भूमिका लिखने वाला आलोचक साबित किया। दूसरे दिन पटना विश्वविद्यालय में जब बोल रहे थे, बोलने आए, तो उनके बोलने के पहले नंद किशोर नवल ने रामचंद्र शुक्ल पर एक पर्चा पढ़ा और नंद किशोर नवल ने साबित किया कि शुक्ल जी 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है और उसमें जो भारत में उभरता हुआ मध्य वर्ग है, उस मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी हैं और आलोचक, यानी भारतीय मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। शुक्ल जी, ये नामोर जी में बोलने वाले थे, अध्यक्ष थे। नामोर जी ने जो कहा, जो निष्कर्ष था, उन्हीं का वाक्य मेरे दिमाग में दर्ज है कि शुक्ल जी किसान चेतना के आलोचक थे। किसान चेतना कहने का मतलब है किसान कम परिवर्तनवादी होता है, वो नई चीजों को जल्दी स्वीकार ही नहीं करता है। हम पिछड़ी चेतना का होता है। मैं खुद किसान परिवार का रह चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे घरों में कोई नई चीज कितनी देर से आती थी और हमारे घर के लोग नई चीजों को कितनी देर से स्वीकार करते थे। हमारे गांव के किसानों ने फर्टिलाइजर को, ये जो यूरिया खाद वगैरह है, बरसों तक सरकारी प्रचार होने के बाद स्वीकार किया। तो नामोर जी ने, वो छपा होगा, हो सकता है कि खगेन जी ने एक पुस्तक संपादित की है, कहीं उसमें उल्लेख होगा और नामोर जी का वो भाषण भी होगा। तो उन्होंने शुक्ल जी को किसान चेतना का आलोचक माना, लेकिन शुक्ल जी के इतिहास को वो सिरहाने रखते हैं, यह भी कहते थे, और प्रतिदिन उसे मैं उलटता पलटता हूँ, यह भी कहते थे। और शुक्ल जी का जो इतिहास न पढ़े, कहा कि उसे मैं हिंदी का ठीक ठीक अध्यापक न पढ़ना, बार बार न पढ़े, उसे मैं ठीक ठीक हिंदी का अध्यापक नहीं मानता। शुक्ल जी का यह महत्व वो बार बार बतलाते हैं। यह भी बतलाते हैं कि हिंदी में गोल्डन ट्रेजरी जैसी किताब नहीं लिखी गई। अंग्रेजी की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन गोल्डन ट्रेजरी, जो लोग अरुण कमल जी की तरह अंग्रेजी के विद्यार्थी नहीं हैं, संक्षेप में अंग्रेजी कविताओं का, अच्छी कविताओं का एक संकलन देखना चाहते हैं, गोल्डन ट्रेजरी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में, हिंदी में गोल्डन ट्रेजरी जैसी किताब नहीं बनी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास गोल्डन ट्रेजरी है। कैसे है? शुक्ल जी ने जो उदाहरण दिए हैं कवियों के, वे श्रेष्ठ कविता के उदाहरण हैं। और जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उन उद्धृत कविताओं को पढ़ेंगे, तो आप हिंदी कविता के इतिहास में जो श्रेष्ठ कविताएं हैं उससे परिचित हो जाएंगे।
यह महत्व रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन दूसरी परंपरा तो रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के समानांतर ही लिखी गई है। द्विवेदी जी का महत्व स्थापित किया गया है और रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास है और उस इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो स्थापना है, कोई विधिवत उतना बड़ा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। उद्भव और विकास तो शुद्ध क्लास नोट्स हैं, लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका का जो एक अध्याय है, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 40-50 पृष्ठ होगा, वह अद्भुत है और वह एक अध्याय पूरी इतिहास दृष्टि को बदल देता है और शुक्ल जी की स्थापनाओं को बदल देता है। इसको आधार मानकर और कबीर नामक पुस्तक को आधार मानकर दूसरी परंपरा की खोज। तो नामवर जी ने कहा कि जो सुलझ जाती है बुद्धि उसको उलझाता हूं मैं। रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक विरासत को स्वीकार करते हुए फिर दूसरी परंपरा की खोज। पाठक कहा जाए, इसे सत्य माने। पाठक के सामने नामवर सिंह द्वारा इतिहास और आलोचना में लगाई गई एक गांठ है जिसे हमें खोलना है और वो अपने हर लेखन में, हर व्याख्यान में इस तरह की गांठ लगाते रहे, पाठक के सामने एक समस्या खड़ी करते रहे और चुनौती देते रहे। नामवर जी ने उस आलोचना को अच्छा माना है। मार्क्सवादी आलोचना ये जो कहा जाता है, तो नामवर जी ने अपने किसी इंटरव्यू या निबंध में कहा है कि मार्क्सवादी आलोचना उस दिन सफल होगी जिस दिन मार्क्सवादी विशेषण उसमें से हट जाएगा। मतलब ये होगा कि सिर्फ आप आलोचना कहें और जो मार्क्सवादी आलोचना दावा करती है, जो पेश करती है, वो चीजें उसमें समाहित हों, मार्क्सवादी कहने की जरूरत नहीं। यह स्वप्न था उनका। इसीलिए इतिहास और आलोचना जिसकी सर्वाधिक चर्चा हुई यहाँ, वो पसंद भी की गई। 1957 की किताब है, जब शीत युद्ध चरम पर था और हिंदी में प्रगतिशीलों और गैर प्रगतिशीलों में, आप कह लें कि मार्क्सवादियों में और समाजवादियों में तगड़ी बहस थी साहित्य की समझ को लेकर। प्रगतिशील लेखक संघ का समय था, परिमल का समय था, और वो बहुत ही उम्दा समय था, उर्वर समय था बहस के लिहाज से। उस जमाने की बहसें विजय देव नारायण शाही की पुस्तक 6वां दशक में दर्ज हैं और उस जमाने की बहसों का सबसे सुंदर दस्तावेज है। उसको लिया है, उस दौर में वो किताब लिखी गई और जो गैर प्रगतिशील आलोचना थी उसका जवाब देने के लिए लिखी गई। उसका दूसरा या जो भी संस्करण हो 1978-79 में जब आया तो नामवर सिंह ने उसकी एक छोटी भूमिका पुनः लिखी और स्वयं स्वीकार किया कि वो दौर था जो शीत युद्ध का दौर था और बहस चल रही थी, इसमें के लिए
इसमें शामिल लेख उन बहसों का जवाब देने के लिए लिखे गए थे। आज इनमें से बहुतों का वह महत्व नहीं है जो उस जमाने में था। नामवर सिंह पर विचार करते हुए नामवर सिंह के अपनी ही आत्मस्वीकृति को ध्यान में रखना चाहिए। नामवर सिंह मार्क्सवादी तो है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो आत्मावलोकन भी करते हैं, सिद्धांत और अपने मन और अपने अनुभव और अपने समाज। इसलिए कई बातें लोगों की समझ से परे हो जाती हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये कम साहस की बात नहीं है कि अपनी ही लिखी हुई किताब के बारे में यह लिखना कि आज इसकी बहुत सारी बातें प्रासंगिक नहीं भी लग सकती। नामवर जी की किताब दूसरी परंपरा की खोज 1982 में आई और 1968 में कविता की नई प्रतिमा, और 82 के बाद 1989 में वाद विवाद संवाद है। उसके बाद नामवर जी की कोई किताब, लिखित किताब नहीं आई। उसके बाद तो भाषणों का संकलन है, 2-4 दूसरे लोगों ने किया है, लेकिन ज़्यादातर आशीष त्रिपाठी ने किया है। और भाषण जो है इसमें आपको अंतर्विरोध मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जो खुद मेरा देखा वो सुना हुआ है कि एक दिन रामचंद्र शुक्ल को के बारे में बहुत क्रांतिकारी बातें कह रहे हैं, दूसरे दिन रामचंद्र शुक्ल को किसान चेतना का आलोचक बता रहे हैं, उनकी मानसिकता का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये पटना विश्वविद्यालय के सभागार में, पटना कॉलेज के सभागार में मेरा ख्याल है अरुण कमल जी रहे होंगे। लेकिन इसके साथ में एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि उस जब कहा उन्होंने कि किसान चेतना के आलोचक थे, शाम का समय, वहाँ से निकलने के बाद हम 3-4 आदमी बाहर जा रहे थे, जिसमें नंद किशोर नवल भी थे। अरुण कंवल के गुरु और पटना विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा, जो अंग्रेजी के बड़े विद्वान माने जाते थे, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, वो टहल रहे थे। तो उन्होंने हम लोगों को देखा तो रुक गए। अपने बंगला के सामने, ब्रिटिश कालीन बंगला था पटना विश्वविद्यालय कैंपस में। तो परिचय तो उनका नवल जी से ही था। हम लोगों को जानते होंगे कि ये सब शिक्षक हैं, हम लोग नए नए लेक्चरर हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? शाम होने लगी थी, अंधियारा घेरना, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? तो नवल जी ने ही बताया कि शुक्ल जी पर गोष्ठी थी, रामचंद्र शुक्ल पर। वो हिंदी भी खूब पढ़ते थे और हिंदी लेखकों को जानते थे और हिंदी में रुचि थी और अंग्रेजी के अगाध विद्वान माने जाते थे। अरुण कमल जी मानते थे, अरुण कमल जी भी मानते हैं, मैं मान लेता हूँ। हाँ, इनके तो गुरु ही थे, तो उनकी विद्वता का डंका बजता था। तो नवल जी ने कहा कि हम लोग इस पर बात करके आ रहे हैं कि किसको सच माने। कल नामवर जी ने शुक्ल जी को श्रेष्ठ आलोचक सिद्ध किया था और आज उन्हें किसान जैसा पिछड़ा आलोचक सिद्ध कर दिया। तो कोई उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है नामवर जी में। तो R.K. सिन्हा ने, डॉक्टर R.K. सिन्हा ने,
जो वाक्य कहा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने अरुण कमल जी से इससे कई बार चर्चा की है, कंसिस्टेंसी इज वर्च्यू ऑफ एन एस। सुसंगतता गधे का गुण है। उसके बाद हम लोग अपना अपना मुंह लेकर जो नामोर जी की आलोचना कर रहे थे, अपने अपने घर गए। इस एक वाक्य ने, कोई वो नामोर सिंह के पक्षधर रहे हो सो भी नहीं है, वो मार्क्सवादी भी नहीं थे जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने साहित्य विवेक पर एक ऐसी बात कही कि कंसिस्टेंसी ही जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी गधे का गुण भी हो सकता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखें कि नामवर जी ने अपने को लगातार बदला है और उनकी आलोचना का ये गुण है। कविता के नए प्रतिमान पर भी बहुत चर्चा होती है। कविता के नए प्रतिमान पर भी शीत युद्ध की छाया है, ये और खुद नामवर जी स्वीकार करते हैं। यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं अध्यक्ष था तो एक कार्यक्रम मैंने शुरू किया, लेखकों से बातचीत। उसमें था कि छात्र और शिक्षक सवाल पूछेंगे और जो लेखक आएंगे वो जवाब दें, भाषण नहीं दें। तो मैंने ही पूछा था कि आपने असाध्य वीरा जैसी कविता को कहा है कि बासी भाषा है, विषयवासी है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो असाध्य वीरा की जो भाषा है वह नई कविता की सुगठित और सबसे सुंदर भाषा है। पर आकाष्ठा हो सकती है नई कविता की भाषा की, उसका उत्कर्ष है, और आप उसको कह रहे हैं कि वो बासी भाषा है। इस पर आप कुछ कहें। नामवर जी ने कहा कि, और इन्होंने कहा ही शुद्ध शीत युद्ध वाल की चर्चा की। नामवर जी ने कहा कि वो शीत युद्ध प्रभाव का दौर था और इसी दौर में वो चीज़ लिखी गई थी। मैं मानता हूँ कि असाध्य वीरा अच्छी कविता है, उसकी भाषा अच्छी है, और मुक्तिरोध को मैंने बड़ा कवि माना है, लेकिन मुक्तिरोध की काव्य भाषा से अब मैं सहमत नहीं। वो भाषा बहुत परिमार्जित नहीं है। तो नामवर सिंह की जो आपकी स्वीकृतियां हैं, ये जो बदलाव है, जो आत्म स्वीकृति है, वह हिंदी आलोचना में दूसरे आलोचकों में मुझे प्राय नहीं मिलती है। और ये अच्छी बात है। समय बीतने के साथ जो अनुभव बढ़ता है और जो नई चीजें अनुभव में आती है, उसको वो स्वीकार करते हैं। देखिए, नामवर जी मार्क्सवादी आलोचकों में मुझे अकेले दिखते हैं आलोचक जिन्होंने मार्क्सवादी आलोचकों की भी ठीक ठीक खबर ली है, और उन लोगों की तो अधिक ली है जो अधिक कोटेशन देते हैं मार्क्सवादी आलोचकों के, और जो बहुत ही उग्र स्वर में आग उगलते हुए हमला करते हैं रूपवादी साहित्य पर। मुझे याद है अरुण कमल जी भी उसमें 1983 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ने
एक व्याख्यान कराया पटना में, आइए मैं हाल में, मार्क्स और साहित्य, ये विषय था। बहुत बड़ी भीड़ थी, 250 लोग थे। व्याख्यान तो लंबा था, खगेंद्र जी ने संपादित करके कहीं प्रकाशित किया है, आलोचक के मुख से में है। तो उसका बहुत शानदार व्याख्यान दिया, एकदम पिंच ऑफ साइंस, मार्क्स और साहित्य पर। और उसमें साहित्य वाले कम थे, पार्टी वाले ज्यादा थे, पढ़े लिखे पार्टी वाले। साहित्य वाले हम ही लोग थे। उसमें अंत में उन्होंने कहा है कि लेनिन ने मार्क्सवाद के 3 मूल स्रोतों की चर्चा की है। वे 3 मूल स्रोत हैं जर्मन दर्शन, ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रेंच समाजवाद। लेनिन के अनुसार मार्क्सवाद के 3 मूल स्रोत हैं। लेकिन मैं एक चीज और महसूस करता हूं, ये नामवर सिंह की मौलिकता है कि एक चौथा स्रोत भी है, और वह चौथा स्रोत साहित्यिक है, और वह चौथा स्रोत ग्रीक ट्रेजेडी है। फिर उसके बाद उन्होंने वो कथा भी सुनाई ग्रीक ट्रेजेडी की, कि प्रोमेथेउस देवता था, पृथ्वी पर आग नहीं थी, अग्नि नहीं थी, और उससे देखा नहीं गया स्वर्ग में रहने वाला प्रोमेथेउस कि मनुष्य जाति अंधेरे में है, तो उसने अग्नि चुराई और लेकर पृथ्वी की ओर भागा। वो पकड़ लिया गया, लेकिन उसने अग्नि पृथ्वी पर फेंक दी, दे दी मनुष्य को, और उसे देवताओं ने बहुत ही यातनाएं दी, और उन यातनाओं से वो मरा। लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि उसने काम किया, मनुष्य जाति को अग्नि दी। तो उस माइथोलॉजिकल कथा के माध्यम से इतना ही था कि बताया गया था कि मनुष्य वही अच्छा है और वही बड़ा देवता है जो दूसरों को सहायता करता है तकलीफ में या इसके अभाव की पूर्ति करता है। अग्नि दी उसने। अग्नि क्या है? अग्नि ज्ञान है, अग्नि प्रकाश है, अग्नि चेतना है, तो उसने दी। ये सब कथा सुनाने के बाद कहा कि मार्क्स का जो भावबोध था वह साहित्य को आत्मसात करके बना था, क्योंकि मार्क्स ने ग्रीक ट्रेजेडी पर ही शायद पीएचडी की थी। तो जो लोग मार्क्सवादी आलोचना लिखते हैं या मार्क्सवाद पर विचार करते हैं, ये समाजवाद को बदलने के लिए मार्क्सवाद को हथियार बनाते हैं, उनका भावबोध वैसा बना है कि नहीं जैसा मार्क्स का बना था। और जो लोग मार्क्सवादी आलोचना लिखते हैं और कोटेशन दिया करते हैं मार्क्स का और मार्क्सवादी चिंतकों का, तो कहा कि उन्हें मार्क्स की तरह अपने भावबोध को भी सुधारना चाहिए। तो मार्क्स का वह भावबोध क्या था? नामोर जी लिखते हैं, नामोर जी ने कहा कि साहित्य से प्राप्त होने वाली वह भाव संपदा है साहस। जरूरत हो जहाँ बोलने की और डर से हम न बोले।
या हमारा कुलपति नाराज हो जाएगा, हमारी प्रिंसिपल नाराज हो जाएंगी। तो वो अभाव संपदा है साहस, धैर्य, करुणा और क्रोध की मानवीय शक्तियां। जब तक मनुष्य में ये गुण न हो तब तक वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। ये क्रांतिकारी होने के गुण नामों से मिलता है। केवल विचारों से ही वह क्रांतिकारी बनते होते, सिर्फ केवल विचारों से ही क्रांतिकारी बनते होते तो अनेक व्यक्ति द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पोथियों को पढ़कर उसके जानकार बनकर क्रांतिकारी बनकर गली गली मारे मारे फिरते होते। ये वो दौर था जब कम्युनिस्ट पार्टियों में बहुत सारी शाखाएं थी और हमारे पटना में तो इतनी कम्युनिस्ट पार्टियां थी और उसके कार्यकर्ता थे और वो मिलते थे। उस पार्टी में भले 10 लोग लेकिन वो थे। और नामवर सिंह उन दिनों संशोधनवादी माने जाते थे और अवसरवादी भी माने जाते थे, क्योंकि जेएनयू में प्रोफेसर थे और कमेटियों में आते जाते थे। वो सारे क्रांतिकारी कहाँ समाप्त हो गए? कुछ नहीं किया उन लोगों ने सिवा आलोचना करते रहने की। लेकिन नामवर जी ने उस दौर में वो लोग भी बैठे होंगे वहाँ, उनको बताते हुए कहा कि सिर्फ कोटेशन याद करना और नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। वो भाव संपदा जो मार्क्स के हृदय को, मन को, उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया था, जिस भाव संपदा ने, वो भाव संपदा आपके भीतर होना चाहिए और उसके बिना आप क्रांतिकारी नहीं बन सकते। तो नामवर सिंह को सकारात्मक पक्ष को जो समझा है वो यही सारी कुछ बातें हैं। उनमें एक खूबी और मैंने देखी कि मार्क्सवाद के अलावा बहुत सारी परिवर्तनकारी शक्तियां देश में काम कर रही हैं। मार्क्सवादी लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें क्रांतिकारी नहीं मानते अपने सिवा। कम्युनिस्ट लोग मार्क्सवादी नहीं, कम्युनिस्ट लोग वाद विवाद संवाद के अंत में उन्होंने कुछ किताबें जो पढ़ रहे होंगे तो कुछ नोट लिखते गए हाशिए पर, कुछ नोट लिखते गए 4 लाइन 5 लाइन। उसमें से मुझे एक याद आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वैसे ही लोगों के लिए। मान लीजिए कि मेधा पाटेकर का जो आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ करके वो परिचालित नहीं हो रहा है। वो बोल्शेविक क्रांति नहीं है, लेकिन वो परिवर्तन की आवाज है कि नहीं है। इसके लिए आज भी कम्युनिस्ट खेमे में बहुत अच्छी आवाज नहीं कहती कि समर्थन है, तो उसमें शामिल नहीं होंगे। मुझे ज्ञान रंजन के प्रति श्रद्धा होती है कि उन्होंने बहुत पहले मेधा पाटेकर का एक इंटरव्यू पहल में छापा था, महत्व को पहचान कर। तो नामवर जी ने जॉर्ज लुकाच का एक उद्धरण कोट किया है उसमें और लिखा है कि पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए किसी चूहे को निसंदेह मार्क्सवाद एक सबसे अच्छी विचारधारा है या उत्तम विचारधारा है। लेकिन मार्क्सवाद के हिमालय पर बैठे हुए, हिमालय की चोटी पर बैठे हुए किसी चूहे को यह भ्रम नहीं होना चाहिए
वो तलहट्टी में खड़े हाथी से बड़ा है। ये बताता है ये कोटेशन देकर के मार्क्सवाद की चौकी पर जो बैठ गए और जो तलहट्टी में हाथी, बड़ा हाथी घूम रहा है और कुछ गतिविधियां कर रहा है, सक्रिय है, और उससे बड़ा समझ रहे हैं अपने को कि हमने इतना मार्क्स को पढ़ा है, उनकर प्रश्नवाचक। सुधीर रंजन सिंह ने शाही और नामवर जी की चर्चा की। नामवर जी की आलोचना पर कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है उनकी, उसकी भाषा मुझे नामवर जी की भाषा नहीं लगती, वो मुझे बहुत ही आंतरिक किस्म की भाषा लगती है। वो जैसे कि गढ़कर लिखी गई, बहुत एकेडमिक भाषा है और पठनीय के हद तक। जो सरसता उनके अन्य किताबों में है वो उसमें नहीं है, और इस बात को नामवर जी स्वीकार करते थे। उन्होंने कहा भी है कि मुझे मेरी अच्छी पुस्तक उसी परंपरा की खोज है। कविता के नए प्रतिमान को अपनी अच्छी पुस्तक वो खुद नहीं मानते। ये नामवर सिंह आते तो हैं प्रगतिवादी जमात से, प्रसिद्ध संघ के अंत तक सदस्य रहे। उससे बाहर भी वो देखते थे और लिखते थे और सोचते थे, सीमाएं वो तोड़ते थे, लेकिन मेंबर तो रहे। लेकिन आलोचक वो नई कविता, नई कविता प्रगतिशील आंदोलन के समानांतर थे और बहस भी थी नई कवितावादियों में और प्रगतिशीलों में। परिमल नाम से जो किताब छपी थी केशव चंद्र वर्मा के संपादन में, जो परिमल की गतिविधियों का दस्तावेज है, एक तरह से उसको पढ़ने से मालूम पड़ता है उस जमाने की बहसें जो थी क्या थी। नामवर जी नई कविता के आलोचक, आप प्रगतिशील कविता के आलोचक उनको उस तरह से नहीं कह सकते। उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल पर कहीं लिखा है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। नागार्जुन पर जब नागार्जुन संचयन राजकमल ने प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि आप संपादित कर दीजिए, चयन कर दीजिए और भूमिका लिख दीजिए, तो भूमिका लिखी। नामवर जी की पसंद के केंद्र में नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल उस तरह से नहीं है जिस तरह से नई कविता के लेखक कवि और मुक्तिबोध भी नई कविता के। नामवर सिंह की जो नई कविता संबंधी आलोचना है, उसके निर्माण में विजय देव नारायण शाही से जो उनकी संगति है और दोस्ती है, दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों बनारस के ही थे। शाही जी तो पहले बनारस ही में घर था उनका, कबीर चौरा में, और काशी विद्यापीठ में पढ़ाते थे। दोनों की बैठकें होती थी, बहस होती थी, और शाही गीत लिखते थे, गीतकार थे, शंभुनाथ सिंह के गिरोह में थे और गीतकारों का गिरोह था। नामवर जी भी उस पर बैठते थे। फिर धीरे धीरे दोनों आलोचना की ओर आए। शाही की डायरी में पढ़ रहा था तो नामवर जी इलाहाबाद जाते थे तो शाही के घर रहते थे 2 दिन 4 दिन। तो नई कविता की जो आलोचना है और नई कविता संबंधी जो बहस है, उसमें शाही और नामवर सिंह की जुगलबंदी का कितना योगदान है, इस पर विचार होना चाहिए। ये मैंने एक आदमी के सामने ये रखा जो नामवर सिंह के शिष्य हैं, अध्ययन किया है कि आप इसका अध्ययन कीजिए और एक लेख दीजिए। शाही पर साखी का अंक निकल रहा था तो उन्होंने लिखा नहीं। सुधीर रंजन सिंह ने भी कहा था कि लिखूंगा, लेकिन
इन्होंने भी नहीं लिखा। तो 2-3 बार मैंने आग्रह करके पूछा कि क्यों नहीं लिखिएगा, तो इन्होंने कहा कि मन नहीं कर रहा है। हालांकि पहले कहा था इन्होंने अपने से कि मैं भी लिखूंगा। आलस्य हिंदी शिक्षकों का राष्ट्रीय धर्म है। इसमें वहाँ नहीं सका, लेकिन यह एक अध्ययन का अच्छा विषय है कि नई कविता की जो आलोचना विकसित हुई है, कविता के नए प्रतिमान, ये शब्द तो शाही का ही है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक आई, तो उस पर बोलते हुए या लिखते हुए शाही ने कहा कि नई कविता के प्रतिमान क्या, बहस तो कविता के नए प्रतिमानों पर हुई और अचानक परिदृश्य बदल गया। नामवर जी ने वहीं से ये नाम लिया कविता के नए। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कमजोर आवाज में बैठे बैठे बोलते हुए मैं थक जा रहा हूँ। बोलते बोलते जो समझ सका नामवर जी पर आज बोलने के क्रम में जो मुझे कहना चाहिए, इस पर जो सोचा मैंने, मुझे लगा कि ये उनके प्रति श्रद्धांजलि है। इतनी नज़दीकी रही उनसे और समझ बनी। हालांकि हमारा कोई न मैं उनका छात्र था, न उनका कोई उपकार था मेरे ऊपर, लेकिन हमारी समझ को बनाने में जो उनकी भूमिका थी वो उपकार तो है। और मैंने जब अपने समय में साउथ कैंपस में उन्हें बुलाया व्याख्यान के लिए, इंचार्ज था मैं साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो स्वागत में मैंने कहा कि मुझे जिन गुरुओं ने साहित्य पढ़ाया है वो सभी अच्छे थे, सभी अनुकरणीय थे, हमारे पूज्य हैं, लेकिन मुझे दुख है कि नामवर जी का मैं छात्र नहीं बन सका। ये भी मेरे शिक्षक रहे होते तो मुझे मैं और समृद्ध हुआ। तो ये श्रद्धा है। नामवर जी, रमेश शाह को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला तो कुछ जो शिखर पर बैठे हुए चूहे मार्क्सवादी किस्म के लोग थे वो आक्रामक हो गए और रमेश शाह पर के खिलाफ कई लेख छपे जनसत्ता में। तो एक लेख एक दिन मैंने लिखा और थानवी से पूछा कि मैं भेजना चाहता हूँ वो जो लेख आपने छापे हैं उन थानवी से। तो उन्होंने कहा कि भेजिए, तुरंत भेजिए। तो मैंने भेजा, छपा। तो उसमें मैंने लिखा था कि अच्छा, इनसे नित्यानंद तिवारी से बातचीत हुई तो नित्यानंद तिवारी और रमेश चंद्र शाह के पास फेलो रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो नित्यानंद तिवारी ने कहा कि सही निर्णय है, रमेश चंद्र शाह को मिलना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि भाई इन मार्क्सवादियों को अगर भरोसा नहीं है रमेश चंद्र शाह के लेखन पर, उनकी रचनाशीलता पर, तो कम से कम अपने ही हल्के में रायशुमारी तो करा ले, नित्यानंद तिवारी से पूछे। सुबह ठीक 8 बजे जनसत्ता पढ़ने के बाद नामवर सिंह ने फोन किया मुझे, कहा कि बहुत अच्छा लिखा है और उन सब की एकदम खबर जो ली है एकदम सही है, आपको मेरा भी नाम डालना चाहिए था। मैंने कहा कि आप शाह के प्रशंसक नहीं हैं तो मैं आपका नाम कैसे डाल देता, आपसे पूछा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं शाह का उस तरह से प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन शाह को मिलना चाहिए, वो अच्छे लेखक हैं। फिर चर्चा हुई तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि छायावाद पर रमेश चंद्र शाह ने जो किताब लिखी है, छायावाद की प्रासंगिकता, वो आपकी किताब के बाद छायावाद पर मौलिक आलोचना की किताब है कि नहीं और प्रासंगिक है कि नहीं? तो उन्होंने विनम्रता से कहा
कहा कि उनकी मुझसे भी अच्छी है और उनका उपन्यास भी अच्छा है, उनका कहानी संग्रह मोहल्ले का रावण भी अच्छा है। हमने कहा कि ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके मुख से सुनकर मुझे अच्छा लगा। ये व्यक्तिगत बातचीत है, मैं कह सकता हूँ, आप मेरे कहे पर अविश्वास भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने स्वागत किया उसको। नामवर सिंह में ये साहस था कि अपने से वो अपने विरोध में भी जो है, जो उस शिखर पर नहीं बैठे हैं, मार्क्सवाद के शिखर पर, लेकिन तलहटी के हाथी हैं, उनका भी सम्मान करें और उनका भी महत्व पहचानें। पुनः मैं आपसे माफी चाहूँगा कि मैं बैठकर बोल रहा हूँ। और ये अध्यापक की तरह, हम लोग के अध्यापक प्राइमरी स्कूल के कुर्सी पर बैठकर बोलते थे, हम लोग नीचे बैठते थे। तो ये इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नमस्कार।